हेलो एवरीवन। तो हम करने वाले हैं आज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और पॉइजन्स रेशो। देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या है, सबसे पहले कुछ टर्म्स सीखना जरूरी होता है, इसलिए वो टर्म्स मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में ही करा दी थी। वो टर्म्स क्या थी, इलास्टिक लिमिट वगैरह जो भी था वो सब हो चुका है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो चुके हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन हम सीख चुके हैं क्या होता है, उनके टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, वॉइस की, साउंड की अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसे फास्ट या स्लो कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि मुझे आदत है ऐसे बोलने की, इसलिए अब करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, जो कि है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इसमें स्ट्रेस कहाँ है, स्ट्रेस है इस तरफ और स्ट्रेन है, ठीक है, बस यही समझना है हमें। एक बार इससे पहले हम समझ लेते हैं इलास्टिक लिमिट क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, किसी भी बॉडी की वो एक पर्टिकुलर लिमिट, जब तक वो अपने अंदर अगर कोई चेंज होता है तो उसको रीगेन कर लेगा। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट के बाद वो जो है अपनी ये टेंडेंसी खो देगा, मतलब वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा और वो अपनी पोजीशन रीगेन नहीं करेगा। ये क्या है, ये है वो पॉइंट इलास्टिक लिमिट। चलिए आगे एक बार ध्यान से इसको देख लो कर्व को और बना लो, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए ऐसे का ऐसे जैसे इसमें बना हुआ है। इस चीज का ध्यान रखना, कहीं आपकी बुक्स में देखा हो आपने होगा वहां, तो अपना बिल्कुल वहां से बना लो अच्छे से, कुछ गड़बड़ इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, इसमें हमने अब तक क्या पढ़ी है, हुक्स लॉ हमने पढ़ी है कि स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पर एक चीज मेन हमने उसमें पढ़ी थी विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट तक ही ये चीज होगी, है ना, ये चीज पढ़ी थी हमने उसमें। अब देखो इसमें भी यही कुछ कंसेप्ट है, कुछ जगह पे तो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है कर्व में, कि अपने पास प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्या हुआ इसमें आगे जाके कुछ कर्व हमें दिखाई दिए, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं पूरा ग्राफ, मतलब कहीं ना कहीं इलास्टिक लिमिट आ गई होगी किसी ना किसी पॉइंट पे। तो देखते हैं कहाँ आई है। सबसे पहले अपना पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये O पॉइंट हो गया, क्या है ये O पॉइंट है। अब जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है हम कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट को यहाँ पे हम बोल लें कि ये A है, फिर जहां ये थोड़ा कर्व हो गया हम मान लें ये पॉइंट B है, फिर इस पॉइंट को मानते हैं C, यहाँ D और ये E। ठीक है जी, ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या करना है हमें समझना है कि कौन से रीजन में हमें कौन सी चीज शो हो रही है, कि इलास्टिक लिमिट कौन सा पॉइंट है, कौन सी जगह पे इलास्टिक रीजन है, कौन सी जगह पे प्लास्टिक रीजन है, ये हमने करना है। चलो तो करते हैं। पहली चीज क्या है इसके अंदर, कि पहला पोर्शन अपने पास है OA, O के बारे में कुछ बताने की नीड नहीं है, यहाँ पे क्या है बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट है, तो OA की बात हम करते हैं। पहले A पॉइंट समझो क्या है, A पॉइंट अपने पास है प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब वो लिमिट जहां तक ये ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है कि जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, उसके आगे, उस लिमिट के आगे प्रोपोर्शनल नहीं है। ये हमें दिख भी रहा है ग्राफ से कि आगे स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत आपको हो सकता है कि नहीं है तो स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं है थोड़ा कर्व है, ध्यान से इस चीज को देखो। ठीक है, तो क्या है, A है प्रोपोर्शनल लिमिट है। फिर बात करते हैं पॉइंट B की। अब ये पॉइंट है इलास्टिक लिमिट, पॉइंट क्या है, पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट। अब यहां कुछ कर्व ऐसे आया, ये ए बी जो कि कर्व है, लेकिन ओ ए क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि ओ ए रीजन हमें शो करता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हियर, मतलब हुक्स लॉ ओबे हो गया, हुक्स लॉ ओबे हो गया। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, फिर है ए बी रीजन।
ए बी रीजन में क्या होगा, ए बी रीजन में क्या होगा, ए बी के अंदर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, मतलब कि हुक्स लॉ यहाँ फॉलो नहीं हो रही, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। क्या ये चीज नहीं है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे नहीं है, बस यही चीजें हमने समझनी है। यहाँ पे हुक्स लॉ नहीं है। अगली बात करते हैं, फिर रीजन आया अपने पास बी से ई तक का रीजन। यहां तक तो ये सारा रीजन अपने पास था इलास्टिक रीजन, यहां तक बी पॉइंट तक सारा रीजन अपने पास था इलास्टिक रीजन, लेकिन इसके बाद आ गया प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन मतलब बॉडी रीगेन नहीं करेगी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हमने इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हमने और डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी। ठीक है, अब देखो, अब हमें समझना है ये रीजन बी से डी तक का रीजन, और पॉइंट सी क्या है, पॉइंट डी ई पे क्या शो हो रहा है, ये चीज हमने समझनी है। बात करते हैं, क्या बात करें, अब है बी से सी तक का रीजन। यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि स्ट्रेस तो चेंज हो नहीं रहा है ना, क्योंकि स्ट्रेन के क्या है, पैरेलल एक लाइन हो गई, एक तरह से सीधी ऐसे हो गई, मतलब स्ट्रेन तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब बॉडी कह दे कि मेरे को और अपनी पोजीशन गेन नहीं करनी दोबारा से, तो वो हो सकता है कि स्ट्रेन तो है, डेल्टा एल तो कुछ हो चुका है, लेकिन बॉडी रीगेन कर नहीं रही। अब जैसे स्प्रिंग है, आपने उसको इतना ज्यादा खींचा कि वो एक ऐसी उसकी इलास्टिक लिमिट आ गई, उसके बाद वो वापस आ नहीं रहा, तो क्या हुआ, स्ट्रेस तो आपने मान लो 0 कर दिया, आपने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगानी बंद कर दी, फिर भी उसके अंदर डेल्टा एल तो है, उसकी इंक्रीज इन लेंथ तो फिर भी हुई है, मतलब स्ट्रेस ना होते हुए भी स्ट्रेन है, स्ट्रेस ना होते हुए भी स्ट्रेन है। समझ आया, समझ आया। बीसी रीजन में क्या होगा, स्ट्रेन इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। यही पॉइंट सी यहाँ क्या शो कर रहा है, वही पॉइंट शो कर रहा है कि स्ट्रेन तो इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन स्ट्रेस 0 है। अच्छा, एक चीज बुक्स में लिखी होती है, कई बार तो बी से अलग पॉइंट बना दिया जाता है, ठीक है, उसका यील्ड पॉइंट था, कई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बी और ये एक पॉइंट है, जिस तरीके से आप करना चाहो, क्या उनको एक ही पॉइंट पे दिखाया गया है, बी पे ही यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट, कई उसमें अलग दिखाया होता है। ओके, तो आगे बात करते हैं, बीसी हो गया, स्ट्रेन इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन स्ट्रेस 0 है। और अब क्या होता है आगे, आगे ये होता है कि ई पॉइंट पे एकदम से ये ग्राफ रुक क्यों गया, ई पॉइंट आप ऐसे याद रख सकते हो, ग्राफ यहाँ पे रोक दिया हमने, ई पॉइंट क्या है, क्योंकि अब तक यहीं तक हमने पढ़ना था, क्या हुआ है, ई पॉइंट अपने पास ऐसा पॉइंट है जहां पे फ्रैक्चर आता है, मींस के ब्रेकिंग पॉइंट सब्सटेंस का आ गया, क्योंकि डी पॉइंट तो ऐसा पॉइंट था जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस हो चुका था, उसके ज्यादा स्ट्रेस होता ना बॉडी टूट जाती, वही चीज हुई, डी पॉइंट पे के बाद भी मैक्सिमम स्ट्रेस और ज्यादा स्ट्रेस होने लगा, तो ई पॉइंट ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे ब्रेक हो गई वो चीज जो भी थी, ठीक है, क्या हुआ, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। अब एक बार ये चीजें नोट कर लो, हमने क्या क्या पढ़ा है, दोबारा देखते हैं। हमने पढ़ा है इसके अंदर कि O से A तक का रीजन क्या है, O से A तक का रीजन में हुक्स लॉ ओबे हो रही है, और A ऐसा पॉइंट है जो कि प्रोपोर्शनल लिमिट जहां तक है, लेकिन उसके बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रही, प्लास्टिक रीजन आ जाता है आफ्टर B, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। अब ई पॉइंट पे फ्रैक्चर आ जाता है, सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे स्ट्रेस तो 0 होगा लेकिन स्ट्रेन 0 नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेन 0 नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात, स्ट्रेस 0 होगा, स्ट्रेन 0 नहीं होगा। ए प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इलास्टिक लिमिट, ओ ए में स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल, हुक्स लॉ ओबेड, ए बी में स्ट्रेस स्ट्रेन नॉट प्रोपोर्शनल एंड हुक्स लॉ नॉट ओबेड, फिर बी सी में स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस 0 है, ई पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट है यानी ब्रेकिंग पॉइंट है, डी पे क्या शो हो रहा है कि डी तक मैक्सिमम स्ट्रेस पे लग चुका है,
उसके बाद अगर लगा तो अपने पास फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अगली बात हम करते हैं यहाँ पे, इसके कर्व के बेस पे कुछ मटेरियल्स हमने पढ़ने हैं कि कैसे हम डिफाइन करें, वो करते हैं। तो चलो करें, चलो करें। ठीक है, अगली चीज हमने क्या पढ़नी है, कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि अपने पास होता है ब्रिटाइल मटेरियल होता है, कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कुछ होते हैं इलास्टोमर्स। अब ये मटेरियल क्या है, हमने बचपन में, मतलब कि हमने कुछ क्लासेस, छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है, 7th में 8th में हमने क्या पढ़ा है, या 9th में पढ़ा हो, 9th में हमने पढ़ा है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जिनकी हमने वो पढ़ा ना, डक्टाइल मैलिएबल वगैरह की थिन शीट्स बनाई जा सकती है मटेरियल्स की, और अपने पास थिन वायर्स बन सकती हैं। वैसे पढ़ा था अब तक तो हमने, लेकिन अब हम अकॉर्डिंग टू कर्व पढ़ेंगे, हम अकॉर्डिंग टू कर्व पढ़ेंगे। अगली चीज हम क्या पढ़ते थे कि अपने पास ब्रिटाइल मटेरियल वो होते हैं जो जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है, वो मटेरियल्स होते हैं, जैसे ग्लास है अपने पास, है ना। अब यही चीजें हमने कर्व के अकॉर्डिंग पढ़नी है। पहली चीज अपने पास क्या आती है, पहली चीज अपने पास आती है डक्टाइल मटेरियल्स। क्या आते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स। अब ये डक्टाइल मटेरियल क्या है, डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होंगे जिनके अंदर प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होगा। मतलब ये कि वो आसानी से, इतनी जल्दी वो टूटेंगे नहीं, प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि ये जो पॉइंट है ना इलास्टिक लिमिट, इसके बाद जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट जो है ना इन पॉइंट्स के बाद बहुत दूर होगा। क्या होगा, दूर होगा। दूर है मतलब इतनी आसानी से टूट नहीं रहा, वो इतनी जल्दी टूट नहीं रहा, इसीलिए उसमें थिन वायर्स बन सकती है मटेरियल की, ठीक है, थिन शीट बन सकती है उस मटेरियल की, ऐसा होता है। तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसमें कि प्लास्टिक रीजन जो है लार्ज है, किसके बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद। और अपने पास जो फ्रैक्चर पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट वाइडली सेपरेटेड है, यानी कि दूर है फ्रॉम, किससे वाइडली सेपरेटेड है, प्लास्टिक रीजन अपने पास वाइडली सेपरेटेड है ये इलास्टिक लिमिट से, या इलास्टिक रीजन बोल रहे हैं, इलास्टिक लिमिट बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, एक बार लिख लो, फिर चलते हैं हम आगे। तो बड़ी क्लास है तो चीजें बदल गई हैं थोड़ी, है ना, मतलब है तो वही, बट डेफिनेशन अब हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग भी पढ़ ली। हमने पहले क्या पढ़ी थी, डक्टाइल की डेफिनेशन, कि कोई मटेरियल की अगर थिन वायर्स बन सकते हैं तो वो डक्टाइल होगा। ये तो बिल्कुल साफ सीधी थी। इसमें सीधा ये बोल दिया कि अगर प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है अपने पास और फ्रैक्चर पॉइंट वाइडली अवे है फ्रॉम इलास्टिक लिमिट, तो अपने पास मटेरियल उतना ही डक्टाइल होगा। लेकिन इसके अपोजिट अपने पास एक आता है ब्रिटाइल मटेरियल। इसके एग्जांपल आपको पता है, इसके एग्जांपल क्या होंगे, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे एग्जांपल्स इसके लिख लो, ठीक है। फिर आता है ब्रिटाइल, क्या होता है, तो ब्रिटाइल अपने पास वो मटेरियल है इससे अपोजिट कि जिसका स्मॉल प्लास्टिक रीजन हो। क्या हो, जिसका स्मॉल प्लास्टिक रीजन। और अपने पास जो ई पॉइंट है, यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट जो है क्लोजर है टू इलास्टिक लिमिट। इसका ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें तो दूर दिखाया है, इसका ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। वही स्ट्रेस स्ट्रेन, ये चीज ऐसे, और सीधा ये ई पॉइंट आ गया, यहाँ तक चीज फॉलो हुई, और यहाँ पे सीधा ई पॉइंट आ गया, समझ आ गया, सीधा सीधा यहाँ पे ई पॉइंट आ गया। अगली बात करते हैं, ये समझ आया, बिल्कुल इसके अपोजिट है ब्रिटाइल, जैसे कि ग्लास हो गया अपने पास, ये हो गई। अगली बात करते हैं हम इलास्टोमर्स की। नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो अब सुन लेंगे, ठीक है। तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, फिर आते हैं इलास्टोमर्स, वो मटेरियल्स जो मोस्ट ऑफ द रीजन में, क्या, मोस्ट ऑफ द रीजन
हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं करते, क्या नहीं फॉलो करते, हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते। इनका दिखाऊं मैं आपको चार्ट, ये सॉरी ग्राफ, ये है सीधा सीधा ये, क्या फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये इनका ग्राफ हो गया। अगली बात करें इसी की इलास्टोमर्स के एग्जांपल्स की, तो रबर हो गया, नेचुरल रबर हो गया, और अपने पास क्या होगा, अपने पास होगा टिश्यूज ऑफ, एग्जांपल हो गया, रबर हो गया, नेचुरल रबर हो गया, और टिश्यूज ऑफ आटा हो गया। अब ये समझ लो, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। डक्टाइल मटेरियल्स क्या होंगे अपने पास, वो मटेरियल्स जिनकी थिन वायर्स हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, थिन वायर्स बना रहे हैं, थिन वायर्स बना रहे हैं, वो डक्टाइल मटेरियल हो गए। और उनमें क्या होता है, प्लास्टिक रीजन बड़ा होता है, ये जो पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट, वो इलास्टिक लिमिट से दूर होगा, ब्रिटाइल में पास होगा, स्मॉल प्लास्टिक रीजन स्मॉल होगा। लेकिन इलास्टोमर्स में क्या होगा, हुक्स लॉ ही फॉलो नहीं हो रही। बस इतनी सी बात थी। अब हमने एक छोटा सा टॉपिक अपना और एक टर्म पढ़नी है, जो कि क्या है, पॉइजन्स रेशियो। क्या है पॉइजन्स रेशियो, तो देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, क्या है, बस में फॉर्मूला पढ़ेंगे और अपना पढ़ेंगे ही होता क्या है, पॉइजन्स, प्लीज स्पेलिंग है देख लो, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या है, रेशियो है। आपने देखो एक चीज समझो, सबसे पहले जब हम किसी मटेरियल की लेंथ इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लो ये मार्कर मैंने लिया, इसकी मैंने लेंथ इंक्रीज की, जब मैं इसकी लेंथ इंक्रीज करूंगी तो क्या इसकी डायामीटर यानी या फिर रेडियस, क्या वो कम नहीं हो जाएगी। हाँ, लेंथ हमने इंक्रीज कर दी, हमने ये ऐसे खींच दिया, तो क्या ये पतला नहीं हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना। अगर हमने ऐसे खींच दिया, पतला हो जाएगा, मतलब रेडियस कम हो जाएगी, दबा दिया रेडियस ज्यादा हो जाएगी, मोटा हो जाएगा। समझ आया, ये चीज समझ आई, बिल्कुल आई। इंक्रीज की लेंथ तो रेडियस कम हो रही है, यानी कि उल्टे सीधे हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस और लेंथ का कंसेप्ट, वही यहाँ लगाना है हमें। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, लेटरल स्ट्रेन का अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल क्या हुआ, रिलेटेड टू रेडियस, रेडियस रिलेटेड, यानी कि क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर। स्ट्रेन हमें पता है क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो गया। इसके डिवाइड में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखें तो डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसमें साथ एक माइनस भी लगेगा, भाई ये क्यों लगेगा, क्योंकि हमें पता है इसमें एक तो डेल्टा वाला टर्म पॉजिटिव होगी, या डेल्टा आर पॉजिटिव होगा, या डेल्टा एल पॉजिटिव होगा, और एक नेगेटिव होगी। मतलब अगर डेल्टा आर पॉजिटिव है तो डेल्टा एल नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमने लेंथ इंक्रीज की है, इंक्रीज की है मतलब फाइनल क्या हुई, ज्यादा हो गई, इनिशियल कम हुई, ये तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, पॉजिटिव आ गया। लेकिन जब हमने इंक्रीज किया तो रेडियस कम हुई होगी, मतलब रेडियस का अगर हम देखें तो डेल आर क्या होगा अपने पास, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर इनिशियल ज्यादा थी, आर फाइनल कम हो गई, तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस वजह से हमने एक नेगेटिव लगा दिया ताकि ओवरऑल आंसर अपने पास क्या आए, पॉजिटिव आए। अब ये एल ऊपर ले जाएंगे, ये एल ऊपर लेंगे, ये डेल्टा एल नीचे आ गया। ये अपने पास फॉर्मूला बनता है पॉइजन्स रेशियो का, बस ठीक है। ये फॉर्मूला है साफ सीधा, डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, आज का टॉपिक आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कुछ भी डाउट वगैरह अपना पूछ लेना। ओके, बाय।